वो बोल रहे हैं प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है तो ये काम रोक दें। 2 minutes to go live. थर्टी सेकेंड्स में तो बता दीजिएगा। कप्स तो नहीं आ रहे ना? कप्स तो नहीं आ रही? Thirty seconds to go live. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वासे और हम प्रोग्राम टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स के साथ हाज़िर हैं, जिसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्किल्स की जो हमारे टीनेजर्स बच्चों के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं आइदर एज अ स्ट्रेंथ और अ वीकनेस, और हम इनको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं मिस शमाइला बतूल, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा ऑर्गेनाइजेशन वो वाली नहीं कि कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन माफिया हो या कोई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके हम यूनिट्स होते हैं एज इन हमारा घर, हमारे रिलेटिव्स, और उसको हम किस मुनज़्ज़म तरीके से लेके चलते हैं तो एक अच्छी फैमिलियल लाइफ गुजरती है, और जो हमारा ऑफस्प्रिंग है यानी हमारे बच्चे, वो किस तरह की लाइफ गुजार सकते हैं। तो इसके कुछ कंटेंट्स होते हैं जो हम आगे जाके डिटेल में जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि मुनज़्ज़म होना यानी ऑर्गेनाइज्ड होना किसे कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम मिस शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन पर आज हम बात करेंगे, और ये एक एग्जेक्टिव स्किल है, एक ह्यूमन स्किल है कि कैसे हम ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जो हम एग्जेक्टिव स्किल्स के रेफरेंस में बात करते हैं। वैसे जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसी कंपनी वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। इट्स अ स्किल जिसके बारे में हम प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली, और घर के अंदर जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके अपने रोल्स होते हैं, और रोल्स की उनके अंदर क्लैरिटी हो तो ऑर्गेनाइज तरीके से वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और एग्जेक्टिव स्किल्स में ऑर्गेनाइजेशन स्किल का क्या मीनिंग है इसकी बात करें, तो ऐसी एबिलिटी का होना जिसके तहत जो है कोई भी टीन या कोई भी बच्चा अपनी बिलोंगिंग्स को अरेंज रख सके, यानी उसको प्लान क्रिएट और अरेंज कर सके अपनी जो भी उसकी बिलोंगिंग्स है। बिलोंगिंग से मुराद मेरी जो भी उसकी चीज़ें हैं, जो भी उसकी जैसे कीज़ होती हैं, बहुत छोटे लेवल पर चले जाएं, टॉयज़ हैं, अपना कमरा सेट करना है, तो जो उनकी इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसको कैसे वो ऑर्गेनाइज रखें, ऐसी एबिलिटी का होना जो आपको एक मुनज़्ज़म तरीके में आपकी लाइफ को आगे लेकर चलती है। आपने देखा होगा कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। बहुत सारे पेरेंट्स हमें ये शिकायत करते हैं कि बच्चा बहुत मेस क्रिएट करता है।
इसका कपड़े कहीं होते हैं, कबर्ड का दरवाज़ा नहीं बंद होता। अब जब इसने कहीं जाना होता है, चाहे इसका यूनिफॉर्म हो, इसका बैग हो, इसकी कॉपीज़ हो, और अगर हम थोड़ा सा बड़े बच्चों की बात करें, टीन्स की बात करें, तो इसको इसकी चाबियों का नहीं पता होता है कि इसकी कीज़ किधर हैं, इसकी बिलोंगिंग्स किधर हैं। तो वो काफ़ी मेस क्रिएट हुआ होता है घर में। और बेसिक रीज़न ये होती है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रख रहे होते, चीज़ों को का ट्रैक नहीं कर रहे होते, जो यानी अरेंज नहीं किया हुआ होता चीज़ों को ना, एक ऑर्डर में नहीं रखा होता, कोई भी चीज़ रेगुलेटेड नहीं होती। और आपने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, जिसको मैं एम्फसाइज करूँगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिलोंगिंग की जो आपने बात की, वो एक्सटर्नल और इंटरनल होती है। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या होती है। जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि बिलोंगिंग्स हो गई, उसकी प्रॉपर्टी में जो चीज़ें आती हैं, आइदर बुक्स हैं, उसके टॉयज़ हैं, गेम्स हैं, उसके कपड़े हैं, उसका होमवर्क है, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे वो कोई फ़ायदा हासिल कर सकता हो, जो उससे रिलेट करती हो ना, जो भी उसकी अपनी चीज़ हो, उसको अरेंज करके रखना, अरेंज मुनज़्ज़म करके रखना। क्योंकि जिस तरह पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि इसको चीज़ें नहीं मिलती, फिर वो ब्लेम डालता है अपने सिबलिंग्स पे कि तुमने ये खो दिया है, तुम्हारी वजह से। या पेरेंट्स से अक्सर झगड़ा होता है कि अम्मी आपने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती हैं। और एक होती है जो बहुत बड़ा ओवरलुक फैक्ट है, वो होती है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे जो एम्स हैं, हम जो चाहते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइज नहीं होते, एक प्रॉपर हायरार्की के अंदर नहीं चल रहे होते, जिसकी वजह से आइदर हम एक काम शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं, दूसरे में लग जाते हैं, तीसरे में, हर जगह टांग अड़ाते हैं, तो हम कोई भी काम जो है नहीं कर पाते। तो इंटरनल और एक्सटर्नली अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हों तो हम प्रॉपर तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं, और जो हमारा गोल है वो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी मेस और क्लटर। और साथ में इसके डोमेन्स होते हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन के बच्चा जो है, कुछ लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं, ट्रिवियल लेते हैं, अनइम्पॉर्टेंट के चलो यार कर लेंगे, और लेट बैक हो जाते हैं। कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो अपना टाइम लाइन बना लेते हैं कि इस टाइम पे मैंने ये होमवर्क करना है, इस टाइम इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, और इस टेस्ट के लिए मैंने यहाँ तक तैयारी कर लेनी है ताकि मैं बाद में रिवीजन का टाइम। और कुछ लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते, और फिर उनको आइदर फेलियर का सामना होता है, ह्यूमिलिएशन का सामना होता है। ऑल्दो हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, और ख़ासतौर पर ये बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो अपनी इस स्ट्रेंथ को ओवरलुक कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो वीकनेस में तब्दील हो जाती है। और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी अपनी बिलोंगिंग्स की, कि कपड़े हमारे सही रेडी होने चाहिए, मौसम के लिहाज से होने चाहिए, साथ में जूते पॉलिश होने चाहिए। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक पॉजिटिव और एक अच्छी पर्सनैलिटी का। मैं साहब कुछ इसमें आपकी जो बात आपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर तो हम एग्जीक्यूटिव्स के जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं वो ये है कि हम एक्सटर्नल यानी इन्वायरमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, अपने कमरे को, अपने टॉयज़ को, अपनी कबर्ड को, अपनी स्टडी टेबल को, अपने बैग को, यानी जो एनवायरनमेंट में हमें चीज़ें नज़र आती हैं तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे रखना। लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने की कि अपनी सोचों को भी ऑर्गेनाइज रखना, अपने बिहेवियर को भी ऑर्गेनाइज रखना। मतलब अगर हम अपने एक्सटर्नल को ऑर्गेनाइज रखते हैं ना, तो मेरे ख्याल से हमारी इंटरनल भी ऑर्गेनाइज होगा, नहीं? क्योंकि ये तो बिल्कुल आपकी बात से मेरा एग्रीमेंट है कि अगर हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइज नहीं होता तो एक्सटर्नल भी डिसऑर्गेनाइज होता है। आप इम्पल्सेस को फॉलो कर रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ों में प्रोकास्टिनेट कर रहे होते हो। लेकिन अगर हम फोकस अपने चाहे बेशक इंटरनल पर कर लें, एक्सटर्नल पर कर लें, आप समझ लें कि ये वाइस वर्सा इंटरलिंक्ड हैं चीज़ें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो जिस पे मैं भी एम्फेसिस करना चाहूँगी कि अपने इंटरनल को भी ऑर्गेनाइज करना, अपनी सोचों को भी जांच पड़ताल करना। बिलीव करें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे हल हो जाती हैं जब आप जो सोचते हैं उस पर सिर्फ गौर करना शुरू कर दें। सही। कि वो जो हम सेल्फ टॉक का कॉन्सेप्ट करते हैं कि वो सोचना ही होता है ना, सेल्फ टॉक सोचना ही एक सेल्फ टॉक के ज़िम्मे में आता है। तो उस पर अगर हम गौर करना शुरू कर दें कि अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओवरकम होना शुरू हो जाती है। और ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया। मेरे जहन में एक चीज़ आई अभी
कि इंटरनली अगर हमारी थॉट्स ऑर्गेनाइज नहीं है ना, तो हम ससेप्टेबल हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं आउटसाइड इन्फ्लुएंस के लिए। हम दूसरों की थॉट्स को भी अंदर लेना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि हम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स बन जाते हैं। जो वो चाह रहे होते हैं हम वो करना शुरू कर देते हैं, और वो नेगेटिव बिहेवियर्स, नेगेटिव हैबिट्स की तरफ लेके जाती हैं कि अब दूसरा कोई इन्फ्लुएंस कर देगा, उसके जहन में एक सोच डाल देगा, ख्याल डाल देगा, तो बच्चा सिगरेट पीना शुरू कर देगा। उससे बढ़ के फिर हैश और आगे हार्डर से हार्डर ड्रग्स की तरफ जाएगा। फिर क्या होता है कि इसी तरह कोई और बात डाल देगा, तो स्पेशली लड़कियों तो प्रॉमिस्कुइटी बढ़ेगी और नेगेटिविटी बढ़ेगी, गॉसिप बढ़ेगी। लेकिन कोई बंदा अगर ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसकी थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, तो वो इन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को अपने पास फटकने ही नहीं देता, और एक उसको गोल का पता होता है कि मैंने ये अचीव करना है और ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो वो एक तरफ यानी वो अपने आप को असर्ट भी कर सकता है। जब हमारा फोकस यहाँ हम अपनी थॉट्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि मुझे पता हो कि मेरी थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं और डिस्ट्रैक्ट में नहीं हो रही, कभी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रही, कभी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रही, तो इससे आपका जो बिहेवियर है ऑटोमेटिकली, वो जो आप बात कर रहे हो ना कि अगर सिगरेट पीना एक बिहेवियर है, तो वो थॉट्स से गुजर कर वो एक स्टेज आती है कि हम सिगरेट उठाकर पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर थॉट्स पर काम ऑर्गेनाइज्ड है और मुझे पता है कि ये ठीक नहीं है, बेशक एनवायरनमेंट में ऐसा इम्प्रेशन दिया जाता है कि वो बहुत कूल लगता है बंदा सिगरेट पीने से। बहुत सारे टीन्स ये कहते हैं कि जी सिगरेट, जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों स्टार्ट किया, कहते हैं जी बहुत कूल लगता है सिगरेट पीने से। सो थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो इस प्रोग्राम में बात करेंगे तो दोनों ही पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करेंगे कि हम पेरेंट्स को ये एजुकेट करें कि छोटी सी कोशिश करते हैं कि वो कैसे अब बच्चों की हेल्प करें कि उनके अंदर ये एग्जेक्टिव स्किल्स जो है, अगर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है, आपका बच्चा अगर डिसऑर्गेनाइज है, जहाँ पर खाता है वहीं पर अपने बर्तन रख देता है। मुझे एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी याद आ रही है कि एक मदर ने एक साइकोलॉजिस्ट को विज़िट किया, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को, और उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी वो ये थी कि ये अपने बेडरूम में खाना खाता है और बर्तन वहीं छोड़ देता है, तो इसके बेड के नीचे से बर्तन मिल रहे होते हैं। ये अगर लाउंज में खाना खाता है तो ये वहीं छोड़ देता है, और ये बहुत मेस क्रिएट करता है। टॉवल इसका सोफे पे होता है और ये इस तरह की बात। अच्छा, इसको वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, जब मैं ये पढ़ रही थी, डेफिनेटली वो बाहर की बुक थी, वहीं के लोगों की रिसर्च और केस था, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी है। लेकिन सरप्राइजिंगली आपने कभी ये नोट किया हो कि कभी किसी मदर ने ये रिपोर्ट हमें नहीं किया है कि ये डिसऑर्गेनाइज है। यानी हमारे यहाँ इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी जाती कि बच्चा क्यों उठ के प्लेट अपनी वापस किचन में रखे, बच्चा क्यों उठ के अपने बेडरूम में अगर वो खाना खा रहा है तो वापस चीज़ों को रखे, बच्चा क्यों अपनी बिलोंगिंग्स को अरेंज करे, अपनी कबर्ड का ख्याल, और नौकर जो है उसके लिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस तरह एक एग्जेक्टिव स्किल्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, तो ये इंटरकनेक्टेड है। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेंगे, और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन वाली जो टेंडेंसीज हैं वो खुद ही आना शुरू हो जाएंगी। यही बात मैं एनडीसी पे करने लगी थी कि जो एनालिसिस निकाले थे वो यही थे कि अगर ये आज इतनी छोटी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा तो बड़ा होकर तो ये बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो रिलेट कर रहे थे कि अगर कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता तो उसमें चांसेस हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा। और हमें अब एक छोटा सा एनालिसिस हम सबको भी कर लेना चाहिए कि क्या हमें अपनी बिलोंगिंग्स जगह पर मिल जाती हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग असेस हो जाती है अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और बड़े मज़े की बात मुझे अभी आप के बातों से याद आई कि अक्सर मेरे कोलीग्स जो हैं कह रहे होते हैं कि हमें घर जल्दी जाना होता है क्योंकि अम्मी घर पे नहीं है और मेरे अब्बू खुद खाना नहीं बना सकते, उनको तो चाय भी मुझे बना के देनी होती है। तो वो पहले से ही वो चीज़ें सीखी नहीं होती, इसलिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर ये एग्जेक्टिव स्किल्स एक बच्चा ना सीखे तो वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और हर पेरेंट का एम होता है, बल्कि हर इंसान का, कि वो इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि वो उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस को ओवरकम कर लेता है। और ये एक शेम की बात नहीं है कि यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, वो हर एक बंदे को ज़रूरत होती है, बट यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट फर्स्ट। उसके बाद आप अगर अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो आप किसी और की भी नहीं कर सकते। और ये बहुत
स्ट्रेन समझा जाता है कि अच्छा ये अब मैं ख़ुद काम ये करूँ। अच्छा चाहे ख़ास करके मेल्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये इनके काम शायद नहीं है। सो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत कनेक्टेड है। अगर एक बच्चा या आपका बच्चा ऑर्गेनाइज्ड है, आप देखते हैं कि उसका स्कूल बैग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसका कमरा बहुत ऑर्गेनाइज है, उसकी स्टडी टेबल बहुत ऑर्गेनाइज है, वो बड़े एहतियात से अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को और सारी चीज़ों को रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बड़ा होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग उसका एक करेक्टरिस्टिक होगा। और अगर डिसऑर्गेनाइज है तो इसका मतलब ये है कि देयर आर चांसेस कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग में लैक करता हो। लेकिन आप ये देखें वासे साहब, फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम आ रही है। ये पेरेंट्स ने इसको एक प्रॉब्लम नहीं समझ रहे होते। सम टाइम बहुत सारे पेरेंट्स समझ भी रहे होते हैं कि इसको अपना काम खुद करना चाहिए। अब इसने पानी भी पीना होता है तो ये नौकरों को बुला रहा होता है, ऊंची ऊंची आवाज़ें दे रहा होता है, तो एक पानी का ग्लास ही है ना, ये खुद भी ला सकता है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग है ना कि अगर आपने शुरू से नहीं एक आदत डाली हुई बच्चों को। और विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, पेरेंट्स सम टाइम ये इम्प्रेशन देते हैं कि जब बच्चा काम करने वाला भी यानी कैपेबल हो भी जाता है, फिर भी मैंने देखा है कि 6-6, 7-7, इवन 10 साल के बच्चे को पेरेंट्स खाना खिला रहे होते हैं, पैम्परिंग कर रहे होते हैं। मतलब 10 साल के तो छोड़ दें, 20-25 साल के बच्चों को। और पेरेंट्स को ये ज़रा सी भी इंसाइट नहीं होती है कि ये जो हमारा इस तरह का बिहेवियर है उन पे किस तरह का इम्प्रेशन डालेगा। एग्जैक्टली कि वो उनका अंदाज़ा ये होता है कि शायद ये इट्स अ वे ऑफ कन्वेइंग लव ना, कि अगर ये खुद नहीं खा रहा तो मैं खुद निवाले बना बना के इसके मुंह में दूं। और एक तरह से इनेबलिंग का भी फैक्टर आ जाता है, रीइंफोर्स हो रहा होता है कि हमारा काम कोई और करके देगा, हम बड़े ग्रैंड हैं, ग्रैंडियोसिटी का हो जाता है, एंटाइटलमेंट का फैक्टर आ जाता है। मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इन एक्टिविटीज़, इन बिहेवियर की वजह से आजकल के बच्चों में जो है एंटी सोशल और नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज़, ख़ास तौर पे नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसमें क्या होता है, उसके चंद मैं सिम्टम्स बता देता हूँ कि एक तो ग्रैंडियोसिटी का फैक्टर होता है, अपने आप को वो बहुत बड़ा समझते हैं, ऑल्दो उनकी कोई अकॉम्प्लिशमेंट नहीं होती, लेकिन अपने बाप दादाओं या किसी और की अकॉम्प्लिशमेंट पे कि मेरे फादर जो हैं इस पोजीशन पे हैं, वो ये करते हैं या मेरे भाई ये करते हैं, तो उनके अंदर ग्रैंडियोसिटी का फैक्टर होता है। ठीक है, दूसरा उनके अंदर फैक्टर होता है एंटाइटलमेंट का, कि मुझे जो है ये कोई करके देगा, मैंने नहीं करना। ठीक है, हर चीज़ को वो बिलो समझते हैं। तो लेकिन ये घर के अंदर जो है फैक्टर्स हो सकते हैं जहां इनेबलर्स मौजूद हैं, बट व्हेन दे कम आउट इनटू द रियल वर्ल्ड, जब उनको रियलिटी का सामना होता है तो वो बहुत पीछे रह जाते हैं और उनकी सेल्फ एस्टीम पहले ही वीक होती है और वो शैटर हो जाती है, क्योंकि वो किसी और चीज़ पे थ्राइव कर रहे होते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं कर रहे होते। तो ये अपने बच्चों को अगर आप स्किल्स नहीं सिखाते तो ये नेगेटिव टेंडेंसीज उनकी जगह ले लेंगी और आगे जाके जो है एक मुश्किल सिचुएशन प्रॉब्लम आ जाएगी। बिकॉज अल्टीमेटली तो बच्चे ने लाइफ को खुद ही परसू करना है ना, खुद ही उसने अपनी जिम्मेदारियां लेनी, और हर पेरेंट की ये ख्वाहिश होती है। शुरू में जो बच्चों को छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी देना है, ऑर्गेनाइज करने की जिस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे से बच्चे को, जैसे हम अक्सर पेरेंट्स से जब बात कर रहे होते हैं ना, तो मतलब जब हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जी 10 साल तक भी बच्चे या 24-25 साल तक भी बच्चे को नवाले बना बना के दिए जा रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये आप इनके हक़ में बहुत ठीक बात नहीं कर रहे। तो एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस वासे साहब सुनने को मिलते हैं, वो ये कि माँ की मोहब्बत जो होती है ना, वो आप लोग नहीं जानते। माँ का दिल जो हुआ, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि माँ की मोहब्बत में कोई कमी आए, लेकिन माँ की मोहब्बत ये भी तो चाहती है ना कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो। तो उसके लिए तो उनको थोड़ा सा उनके ऊपर जिम्मेदारी डालें, उनको अपनी चीज़ों का ख्याल खुद रखने दें, ना कि उनके बिहाफ पर आप खुद रखते दें। और फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि बच्चे समझना शुरू कर देते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और हम जो बात कर रहे हैं कि अगर वो अपने रूम को सेट करने की जिम्मेदारी नहीं लेता, तो वो अपनी मैरिज को कैसे, उसकी जिम्मेदारी आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। मैरिज ही नहीं, वो तो माइलस्टोन बाद में आता है।
पहले एकेडमिक जो वर्कलोड होता है, अपना थीसिस किस तरह करना है, वर्क स्टडी किस तरह करनी है, वरना तो वो आगे जाके ये टफ हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है। तो उसकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, टाइम मैनेजमेंट जिस तरह है वो नहीं करेगा, तो उसको प्रॉब्लम होगी। और फिर जब उसने अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, तो उसे जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने उन ट्रेड्स का नहीं पता, तो वो दूसरों की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। और आजकल यही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ये सारे एग्जेक्टिव स्किल्स नहीं सीख रहे हैं या एज अ वीकनेस प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनकी वजूहात की वजह से जो है आजकल डाइवोर्स रेट या सेपरेशन या ब्रेकअप्स बहुत कॉमन हो गए हैं, क्योंकि हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए। पहले हम अपनी नीड्स को देखते हैं, ठीक है, दूसरे के साथ एम्पैथाइज नहीं करते, और वो भी अपनी नीड देता है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो कुछ लैकिंग है, जिसकी वजह से आजकल के एरा के अंदर जो है ना काफी इस तरह के जो है ना प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं। और रिलेशनशिप इश्यूज, यानी पहले ऐसा तसव्वुर नहीं किया जाता था कि आप देखें डिवोर्स रेट कितना बढ़ गया है, टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है रिलेशनशिप में कि आप, यानी जिम्मेदारी की बात है ना कि आप एक, जैसे मैं शादी की बात कर रही हूँ, तो एक अपनी जिम्मेदारी अगर कोई नहीं उठा पा रहा, तो हम कैसे दूसरे की जिम्मेदारी लेने के काबिल हो जाएं। तो ये पेरेंट्स को देखें, पेरेंटिंग सबसे मुश्किल काम है, और एट द सेम टाइम जब हम समझ जाएं तो आसानियां भी इसमें आना शुरू हो जाती हैं कि बच्चों को की जिम्मेदारी जो है पेरेंट्स की, वो ये बनती है कि वो ऐसा प्यार दें, ऐसी मोहब्बत उनसे करें कि जिसमें उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी निखर कर सामने आए, ना कि डिपेंडेंट हो वो आप पर, फिर बाद में दूसरे लोगों पर। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हम अपने प्रोग्राम्स में बताते हैं, ये इनफैक्ट बड़े लेवल पर बड़ी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आज एक ये पहला स्टेप है, ये बेबी स्टेप्स की जो हम बात करते हैं कि आज अगर अपने बच्चे को ये कहते हैं ना कि ये प्लेट उठाकर किचन में रखा हो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके पास तो नौकरों की लाइन है तो वो क्यों रखे अपना। सो उससे ये है कि उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बीज आप डाल रहे हैं कि ये जिम्मेदारी है तुम्हारी कि तुमने इस तरह से करना है। और ब्रेक का असल में टाइम हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। यूजुअली हमारे पेरेंट्स जो हैं वो फोकस करते हैं तालीम के ऊपर, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना, और फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना आए तो डिसअपॉइंटमेंट होना, गुस्सा होना, लेकिन वो तरबियत पे फोकस नहीं करते। ये एक कॉइन की दो साइड्स हैं, तालीम और तरबियत साथ साथ चलनी चाहिए। और एक तरह से जो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं ये तरबियत के ज़मरे में आते हैं। तो ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. सरदर्द 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 दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिन पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेड ही अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड डिस्प्रिन सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर है। चाहता तो हूँ, पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल के अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स, और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन से मिलाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका आपस का मामला है। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धोते जाना।
चले लॉन्ग ड्राइव, जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। अभी घर पहुंचा ही था क्या? इलायची की महक, यकीनन माँ ने चाय बनाई होगी, वरना बेगम और इलायची वाली हाथ चाय। यहाँ घूट लिया, वहाँ माँ का हाथ चूम लिया, और जब नया तरंग इलायची देखा तब जाना कि असल कमाल तो बेगम के हाथ में था। गलती से मिस्टेक हो गई, वरना सर्दियों में छत पर सोने का शौक नहीं है मुझे। नया तरंग इलायची दे हर प्याली को शुरू से आखिर तक असल इलायची का महकता मजा। तरंग, चाय का सही जोड़। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways Pakistan। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम फिर से हाजिर हैं प्रोग्राम टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स के साथ, जिसमें हमारी डिस्कशन आज चल रही थी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जेक्टिव स्किल पे के मुनज़्ज़म होना किसे कहते हैं। और अभी करंटली बात हो रही थी तालीम और तरबियत, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स हैं या जो भी लोग हैं वो एम्फसाइज करते हैं अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना, अच्छी से अच्छे उनको पैराफर्नेलिया देना एजुकेशन के लिए, उनको एक्सपोजर देना, लेकिन वो चीज़ फोकस जिस पे नहीं कर पाते वो है तरबियत, क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हैक्टिक बिजी टाइप का है, जिसकी वजह से पेरेंट्स आइदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है, या वो लेट घर आते हैं, जिसकी वजह से वो क्वालिटी टाइम प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने बच्चों को, और उसकी वजह से वो बिहेवियर मॉडल नहीं करते जो कि उनके सक्सेसफुल पेरेंट्स यूजुअली मॉडल कर चुके होते हैं, और उनका सारा फोकस आइदर टेलीविजन पे होता है या उनके पीयर ग्रुप में होता है, हु देमसेल्व्स आर वेरी इमैच्योर, और इस तरह की चीज़ें जब वो इंटरनलाइज करना शुरू कर देते हैं, वो जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, टॉपर हो जाएं, लेकिन तरबियत ना हो तो आगे जाके उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं टीम वर्क में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, मैरिज के अंदर, पढ़ाई के अंदर। तो हम एक चीज़ मैं और मिस शुमाला जो हमारे एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ डिस्कशन हो रही थी कि मैंने तो कहा कि ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट शी सेड कि फ्लेक्सिबिलिटी का होना भी जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मिस आप बताएंगी कि बिल्कुल, पहले जो आप बात कर रहे थे ना कि तरबियत और तालीम, पेरेंट्स का ज़्यादा फोकस एजुकेशन पर है, मतलब कैसे लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करने हैं, पेरेंट्स इस पे ज़रा कम तवज्जो देते हैं कि बच्चे की बिहेवियर्स अगर इधर उधर हो रहे हैं, मतलब वो पढ़ाई में तो जैसे आपने कहा टॉपर है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं है या वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो कि पूरी ज़िंदगी उसका साथ नहीं है। डेफिनेटली डिग्री भी इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि डिग्री इम्पॉर्टेंट नहीं है या पढ़ाई इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको डेफिनेटली तालीम बहुत निखारती है, लेकिन उसके असल मकसद को भी तो एजुकेट किया जाए ना बच्चों को ग्रेड्स की रेस, यानी इम्प्रेशन पेरेंट्स की साइड से ये आ रहा होता है कि ग्रेड्स तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, और उसी से कंडीशनिंग हर चीज़ की हुई है कि अगर तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं तो तुम्हें ये मिलेगा, अगर तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं तो तुम अच्छे हो, अगर नहीं अच्छे तो तुम नहीं अच्छे हो, चाहे उनके बच्चे में कितनी भी क्वालिटीज़ क्यों नहीं है, कितनी भी क्वालिटीज़ क्यों नहीं, अगर उनका बच्चा पढ़ाई में उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं उतरता ना, तो इसका मतलब ये है कि उनका बच्चा अच्छा है ही नहीं है। तरबियत और ये जो हम स्किल्स की बात करते हैं, लाइफ स्किल्स की बात करते हैं कि कैसे अपने आप को हम सक्सेसफुल लोगों में शामिल कर सकते हैं। आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, बिल्कुल हम ये जो बात कर रहे थे कि तरबियत की बात, जिस रेफरेंस में हम बात कर रहे थे कि फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज होना ही सिर्फ नहीं, ये अगेन एक एग्जेक्टिव स्किल है, फ्लेक्सिबल होना कि आप चेंज को अडेप्ट करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे मैरिजेस की बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी, तो वहाँ पर एग्जेक्टिव स्किल
फ्लेक्सिबिलिटी लैक कर रही होती है तो मैरिजेस फेल हो जाती है। एग्जैक्टली और अक्सर इस तरह की सिचुएशन देखी गई है कि बंदा ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल भी है, खाना ला के दे रहा है, जो भी घर का खर्चा होता है वो, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है और वो कह रहा है कि तुम ये नहीं करती, वो नहीं, वो चीज़ डिमांड कर रहा होता है। हालांकि ऊंच नीच होती है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए कि हाँ थोड़ी सी लैकिंग आ गई, लेकिन वहाँ रिजिडिटी आ जाती है जिसकी वजह से टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। तो वाइफ की तरफ से भी और हस्बैंड की तरफ से भी एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और ये वाली चीज़ टीन एज से ही आपने इनकलकेट करनी होती है। दैट्स व्हाई वी फोकस इन दिस प्रोग्राम ऑन टीनेजर्स कि टीनेजर्स के अंदर ये स्किल्स इनकलकेट करें ताकि आगे जाके वो बेटर सिटीजन्स, बेटर रोल मॉडल्स, बेटर प्रोफेशनल्स, बेटर स्पाउस, तो सारे रोल्स को अच्छे तरीके से वो करें। जितने भी ये स्किल्स हैं इनको हम एक हाई लेवल तक नहीं लेके जा सकते, बट वी शुड मेंटेन मॉडरेशन बिटवीन देम। ऊपर नीचे हो जाए लेकिन ना हम ये एक्सपेक्ट करें कि हर चीज़ ऊपर चली जाए, ना हम ये एक्सपेक्ट करें कि बिल्कुल नीचे आ जाए। डेफिनेटली परफेक्शनिज्म को तो हम एडवोकेट करते ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन कम से कम वो वीकनेस ना रहे आप। यानी फ्लेक्सिबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, तो चेंज को अडेप्ट करने की अगर स्किल किसी के अंदर होती है तो सिर्फ शादी नहीं, जहाँ जहाँ पर लाइफ चेंज डिमांड कर रही होती है तो आप उसको अडॉप्ट करते हैं। उसमें अगर इनफ्लेक्सिबल लोग हो जाते हैं तो वो मुश्किलात का सामना करना उनको पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ उनको करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती है। सो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा आज का टॉपिक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फैक्ट है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग को इन्हांस करता है। अगर आज आप अपने बच्चे पर ऑर्गेनाइजेशन की स्किल पर काम करते हैं उसकी, तो वो आगे आने वाले वक्त में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली या दूसरे एग्जेक्टिव स्किल्स को साथ लेके चलता है तो आगे की उसकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी टेक्निक्स या टिप्स आप शेयर करें जिससे मुनज़्ज़म होने की यानी ऑर्गेनाइज्ड होने की कैपेबिलिटी जो स्किल है वो हम इनकलकेट कर सके अपने टीनेजर में। बिल्कुल, इस पे भी बात करते हैं, लेकिन मेरे ज़हन में एक दो तीन बातें आ रही हैं कि हमें फ़ायदा क्या होगा, यानी हम क्यों इतना एम्फसाइज कर रहे हैं इस बात पर कि ऑर्गेनाइज करें अपने बच्चे को। चूँकि ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड से ना सम टाइम लोगों का ऐसा कनेक्शन बना हुआ है कि ये आप पता नहीं डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं और ये कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई फौजी लाइफ की बात कर रहे हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है एंड ऑल दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रिड्यूस होता है आपका। हाउ कि जब आपको पता है कि मेरी चाबियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं, मेरा यूनिफॉर्म यहाँ पर पड़ा हुआ है, मेरे शूज़ यहाँ पर पड़े हुए हैं, मेरा कोई भी जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं आपको पता है कि यहाँ पड़ा हुआ है, तो आप स्ट्रेस्ड नहीं होते हो सारे। तो स्ट्रेस को रिड्यूस सबसे पहले ऑर्गेनाइज अगर आप हो जाते हैं तो स्ट्रेस लेवल्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। देखिए, आपने किसी जगह पर टाइम पर पहुंचना है और आपको पता ही नहीं है कि मैंने चाबियां कहाँ रखी हैं, आपको पता ही नहीं है कि मेरी फलां चीज़ क्या है, और वो एक मेस सा क्रिएट हो जाता है। वो अगर हम उसको 0 से 100 के स्ट्रेस लेवल को मेजर करें तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाती है, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। सो स्ट्रेस रिड्यूस होता है अगर हम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपकी एफिकेसी इम्प्रूव, आप एफिशिएंट हो जाते हैं। देखिए, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम से नहीं दो चार होना पड़ेगा कि एन टाइम पर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, और अगर आप ऑर्गेनाइज हैं तो आपकी डेफिनेटली एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है, आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है, आपके पास टाइम है, आपका माइंड जो है वो जंबल अप नहीं कर रहा, वो फोकस कर पा रहा है जो भी टास्क आप करने जा रहे हैं उस पर, जो भी मीटिंग आप करने जा रहे हैं उसके ऊपर, जो भी स्टडीज़ हैं, बिजनेस है, आपका जॉब है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और आपके टाइम को बहुत अच्छा मैनेज करता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जिसको हम कहेंगे कि सुपर फ़ायदा ऑर्गेनाइज होने का ये है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे होते हैं जो आपको हर एरिया ऑफ लाइफ में हेल्प करती है। सो दीज आर द स्मॉल
आप समझ लें कि perks of being organized। हाँ, कि सबसे बड़ी बात तो ये कि हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, हमारी वर्क एफिकेसी या एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, हम बेहतर वे में। और अगर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की तरफ से देखें, अगर हम ऑर्गेनाइज्ड होंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होंगे, तो स्ट्रेस से जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या क्रेविंग टू ड्रग्स, स्टिमुलेंट्स के चाय वगैरह पीना, उसके बाद सिगरेट और वो, तो उन चीज़ों से हम बच जाते हैं क्योंकि हमारी लाइफ पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड है और हमें कोई एक्सटर्नल ऐसे उसकी अपलिफ्टिंग चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वो सारी चीज़ें खुद ही मैनेज कर रहे हैं सेल्फ सफिशिएंट होने में। सो ये है कि इसमें आपका ये फ़ायदे हो सकते हैं ऑर्गेनाइज होने में। आपने बात की कि हम कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत ही ब्रीफ सी बात करेंगे, लेकिन पीछे हमने थोड़ी सी बात की कि क्या बहुत ऑर्गेनाइज होना फ़ायदेमंद होगा, यानी परफेक्शन को भी सम टाइम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, एक चीज़ आ जाती है, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, कि इज़ इट गुड टू बी ओवर ऑर्गेनाइज्ड या अंडर ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि अक्सर होता है कि पेरेंट्स की वजह से लोग प्रेशराइज्ड होकर परफेक्शनिज्म की टेंडेंसी कर लेते हैं। कुछ पेरेंट्स बहुत ही लीनियंट होते हैं तो वो क्लटर फैलाया हुआ होता है, तो उसी बारे में आप कुछ जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन एक यानी सेंसिटिव सा एग्जेक्टिव स्किल है कि जिसमें बहुत सारे लोगों का इंप्रेशन ये जा सकता है कि शायद ये कोई बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन को, डेफिनेटली डिसिप्लिन एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमें उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमारा बताने का मकसद ये नहीं है कि आप एक एक मिनट को ऑर्गेनाइज करें। इन जनरल आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आएँ ताकि आप अपनी लाइफ को मैक्सिमम जो है वो उससे इंजॉय कर सकें, अपनी पोटेंशियल्स को मैक्सिमम जो है वो अपनी लाइफ में इन्हांस भी कर सकें, यूटिलाइज भी कर सकें। क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो लाइफ स्किल्स की हम बात करते हैं, सबसे एक बहुत नुकसान ये होता है कि जब हम अपनी एग्जेक्टिव स्किल्स को स्ट्रेंथ के तौर पर यूज़ नहीं कर पा रहे होते, तो नुकसान ये होता है कि हमारी पोटेंशियल्स जो हैं वो वेस्ट हो रही होती हैं और या वो नेगेटिवली चैनलाइज हो रही होती हैं, या हम नेगेटिवली अपनी पोटेंशियल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो नेगेटिव वे में, जिसको नेगेटिव डेविएंस भी कहते हैं, कि नेगेटिव वे में चैनलाइज कर रहे होते हैं। सो ऑर्गेनाइज होना का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप परफेक्ट हो जाएं। परफेक्शनिज्म को हम एडवोकेट, मैंने पहले भी कहा कि हम नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, क्योंकि परफेक्शनिज्म इज एन इल्यूजन कि आप उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी आप वो कर देंगे लेकिन वो चीज़ अचीव नहीं होगी। ठीक है, और ये भी होगा कि परफेक्शनिज्म की टेंडेंसी डालते डालते आप अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर दें, क्योंकि अगर वो उस आपके एक्सपेक्टेशन पे नहीं जाएगा तो उसे डिसअपॉइंटमेंट होगी, फिर वो नहीं जाएगा डिसअपॉइंटमेंट, और ग्रेजुअली वो डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा और उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज या जिस तरह आपने कहा नेगेटिव डिवाइंस जो आ जाती है, उसके अंदर डिवाइंट बिहेवियर आ जाएगा। वो फिर सुकून किसी और चीज़ में तलाश करेगा, जैसे आजकल हो रहा है, ड्रग्स के थ्रू, रिस्की बिहेवियर के थ्रू, थ्रिल सीकिंग के थ्रू, वन व्हीलिंग, ये सब चीज़ें। तो वो जो हार्श एनवायरनमेंट्स होती हैं जहाँ पेरेंट्स ज़्यादा अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, वहाँ की भी यही प्रोडक्ट होती है। ठीक है, अब के बच्चे जो हैं डिवाइंट बिहेवियर में चले जाते हैं, और इसका ऑपोजिट जो अंडर वो कह लें ऑर्गेनाइजेशन के, उनको छोड़ा हुआ है सबमिसिव पेरेंटिंग जिसको कहते हैं, ओवर प्रोटेक्शन, पैम्परिंग, तो उससे भी यही चीज़ होती है कि हमारा काम जो है ना कोई नानी कर देंगी, दादी कर देंगी, बहन कर देगी, बड़ा भाई कर देगा, तो वो स्किल्स सीख नहीं पाते, और जब वो नहीं सीखते और उनको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ती है, वहाँ उनको डिफ़िकल्टी का सामना होता है, क्योंकि उनकी टीचर हों, प्रिंसिपल हों, फिज़िकल एजुकेशन के टीचर हों, तो वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हों, खुद से डिसीजन लें, और उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे अफेक्ट पड़ जाता है। तो वो फिर चाहते हैं कि कोई डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी मिले जिसके थ्रू जो है ना वो, और यही चीज़ होती है कि बच्चे जो हैं फिर शिकार हो जाते हैं ऐसे प्रेडेटर्स का कि जो उन्हें शुरू में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और फिर गलत कामों की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, जैसे हम एग्जेक्टिव स्किल में हम ये ज़रूर बात करते हैं कि ये स्किल डेवलप कैसे हो, बिकॉज हम बाय द डेफिनेशन ये चीज़ लेकर चलते हैं ना कि ये हम सब
के अंदर वायरिंग इसकी हुई हुई है ना, हम सब एक हार्ड वायरिंग रखते हैं इसकी। सो जब बच्चा शुरू में जो बिफोर जिसको कह लें स्कूल है, तो उसमें ये पेरेंट्स जो है वो इनफैक्ट इनिशियली पेरेंट्स के थ्रू ये स्किल जो है ना वो डेवलप हो रही होती है कि बच्चों को छोटे छोटे टास्क देना कि अपने टॉयज़ को अरेंज करें, अपने छोटे छोटे टास्क देना कि अपने एरिया को साफ़ करें और उसको अरेंज करें। फिर टीचर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। फिर टीचर्स उनको एक, आपने देखा होगा डेस्क होते हैं कि उसमें उन्होंने जगह बनाई होती है कि ये बैग की है, ये इसकी है, ये वो सारी, तो वो ऑटोमेटिकली, और स्कूल है ही इटसेल्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल। इतने बजे उठना है, ये क्लास है, फिर ये क्लास है, फिर ये क्लास है। सो लर्निंग तो उनकी डेफिनेटली हो रही होती है। मिशवाला, मैं चाहूँगा कि अभी ब्रेक का टाइम होता है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंस यू आर टेलिंग अस द टिप्स एंड टेक्निक्स कि किस तरीके से हम इनकलकेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्किल्स, तो हम इस पे डिटेल में बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. सरदर्द 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 सरदर्द। दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिन पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेड ही अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड डिस्प्रिन, सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर है। चाहता तो हूँ, पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल से अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन से मिलाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका आपस का मामला है। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धोते जाना। फिर चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। अभी घर पहुंचा ही था क्या? इलायची की महक, यकीनन माँ ने चाय बनाई होगी, वरना बेगम और इलायची वाली हाथ चाय। यहाँ घूट लिया, वहाँ माँ का हाथ चूम लिया, और जब नया तरंग इलायची देखा तब जाना कि असल कमाल तो बेगम के हाथ में था। गलती से मिस्टेक हो गई, वरना सर्दियों में छत पर सोने का शौक नहीं है मुझे। नया तरंग इलायची दे हर प्याली को शुरू से आखिर तक असल इलायची का महकता मजा। तरंग, चाय का सही जोड़। लाहौर, Karachi, Islamabad, Murray, across the nation, this is
Willing Ways, Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स। हम लोग बात कर रहे थे ऐसी टिप्स और टेक्निक्स की जिसके अंदर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को ठीक कर सकते हैं कि किस तरह हम अपनी लाइफ को मुनज़्ज़म करें, वेदर इट्स योर एकेडमिक फील्ड, प्रोफेशनल फील्ड या पर्सनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसके अंदर हम किस तरह मुनज़्ज़म हो सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू टीनेजर्स। हमारे साथ मौजूद हैं मिस शुमाइला। काइंडली आप थोड़ा सा इलाबरेट। ब्रेक पे जाने से पहले हम टिप्स के हवाले से बात कर रहे थे कि हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। उससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि अंडर ऑर्गेनाइज और ओवर ऑर्गेनाइज की बात हमने की थी कि इस स्किल को डिस्कस करने का हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाएं इस मामले में कि अगर बच्चा नहीं अपना मेस कर रहा उसको फोर्सफुल हो जाए कि तुमने ये करना है, क्योंकि We are humans, not robots के फौरन ही जो कहा वो बजा लाना, वो चीज़ नहीं। You have to give them some space ताकि, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी नहीं होती जितना एडल्ट्स की होती है, तो let the message sink in, उसके बाद वो करें। हाँ। और यही जो हम अभी के चांस डिस्कस करेंगे कि कैसे पेरेंट्स जो है वो बच्चों के अंदर इस एग्जेक्टिव स्किल को, अगर वो ये फाइंड आउट करते हैं कि उनका बच्चा इस प्रॉब्लम का शिकार है और वो जहाँ चीज़ खाता है या इस्तेमाल करता है वहीं फेंक देता है, तो उनको कैसे बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। सबसे पहले बच्चों को छोटे छोटे टास्क देने चाहिए। यहाँ पर टफ लव के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली बातें करते चलते हैं कि बच्चों को ऐसे काम कहना स्टार्ट करें जो कि वो कर सकते हैं, जिनको यहाँ की टर्मिनोलॉजी में ग्रीन स्टैंड्स कहा जाता है कि ग्रीन, येलो एंड रेड जैसे सिग्नल्स की बात हम करते हैं। तो बच्चों को स्टैंड्स के ज़रिए ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। बच्चों को उनकी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस को हम इनकलकेट कर सकते हैं कि बच्चों को ऐसे काम कहना स्टार्ट करें, यानी शुरुआत यहाँ से करें, जिनको हम ग्रीन स्टैंड्स कह रहे हैं, कि जहाँ पर बच्चे जिन कामों को करने में उनको इतनी डिफ़िकल्टी ना हो, जिनमें वो ना कह सकें, यानी उनकी मिसाल के तौर पर कोई छोटा सा टास्क दें जिनमें उनको करने में ज़रा इतनी ज़्यादा दिक्कत महसूस ना हो, ज़्यादा मुश्किल महसूस ना हो, तो वो काम कहने स्टार्ट करें पहले। जैसे रिमोट पकड़ा दो, जैसे ये एरिया ठीक, अपना जो है वो टेबल को ठीक कर लो, अपने बैग को ठीक कर लो, और फिर पेरेंट्स उनको असिस्ट भी करें। ठीक है, अगर हम बच्चों की बात करें, टीन्स की बात अगर हम नहीं अभी कर रहे, इसी तरह से टीन्स को भी छोटे छोटे टास्क दिए जाएं। अगर मैं बात अगेन कर रही हूँ कि बच्चा इस स्किल को एज अ वीकनेस उसके अंदर है, तो पेरेंट्स स्टैंड्स के ज़रिए जो है वो उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी पहले वो ऐसे काम उनको कहना शुरू करें जिस पे कि वो रेजिस्टेंस कम शो करें। जब वो पेरेंट्स ये काफ़ी काम उनसे करवा चुके हों और आपको लगे कि बच्चा अब आसानी से आपकी बात ऐसे कामों में मान लेता है, तो फिर थोड़े से काम को मुश्किल किया जाए। यानी उनको वही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टास्क को डिज़ाइन किया जाए कि अच्छा अब पहले हमने ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क कहने, अब थोड़े से बड़े, यानी अपनी प्लेट्स को टेबल से वापस किचन काउंटर में रखना, अपने बैग को जगह जो बनी हुई है बैग रखने की, अगर स्कूल बच्चों की बात कर रहे हैं, अपने शूज़ के लिए, यूनिफॉर्म के लिए जो जगह बनी हुई है, तो ऐसे काम उनको कहना जो कि थोड़े से मुश्किल नौइयत के हों। फिर उनको इतना ज़्यादा लर्न बच्चों को करवाना कि वो उनकी हैबिट बन जाए। फिर ऐसे काम बच्चों को कहने जो बहुत मुश्किल हैं, जो ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल हैं, और फिर उनमें ऑर्गेनाइजेशन के रूल को फॉलो करना कि जैसे अपनी कीज़ का ध्यान रखना, जैसे अपनी इम्पॉर्टेंट बिलोंगिंग्स का ख्याल रखना, जैसे अपनी असाइनमेंट्स का, अपने फ़ोन का, अपने लैपटॉप का, जितनी भी आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पहले वो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी थी कि अपनी कबर्ड का सबसे मुश्किल काम होता है कि उसको वो सम टाइम पेरेंट्स जो हैं वो हार जाते हैं इस बात से कि हमारा बच्चा ये काम तो कभी नहीं करेगा। तो पहले जब आप ग्रीन येलो स्टैंड्स को फॉलो करवा चुके होंगे कोई भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क के रेफरेंस में, तो फिर बच्चों के लिए आसान होगा उनका मुश्किल काम करना कि जब कभी आप उनको ये कहें कि अब से ऑनवर्ड आपने अपनी कबर्ड को अरेंज करना है। यहाँ पर पेरेंट्स उनको हेल्प भी कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि ऑर्डर पास कर दिया है कि जी अब से कल से तुम्हारी जो है ना अलमारी मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आनी चाहिए, जो गंदे कपड़े हैं आपके वो लॉन्ड्री में होने चाहिए, हर चीज़, पेस्ट का ढक्कन इवन सम टाइम जो है वो बच्चे नहीं दे रहे होते हैं। सो ये ऐसे कामों की लिस्ट बनाकर फिर उनको असिस्ट भी करना कि जहाँ पर उनको हेल्प की ज़रूरत है फिर वो हेल्प यानी रिमाइंड करवा कर असिस्ट कर सकते हैं आप कि आपने ये काम करना था, या आप उनको वैसे हेल्प कर सकते हैं डिज़ाइन करने में कि जी अच्छा ये दिन है और उसमें ये टास्क हैं आपके और जहाँ पर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े सो मैं आपको हेल्प करूँगी लेकिन करना आप ही ने है। सो एक तो ये स्टैंड्स के ज़रिए पेरेंट्स जो है बच्चों में ऑर्गेनाइजेशन की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको ज़िम्मेदार बना सकते हैं कि वो कैसे अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, अपनी चीज़ों को अरेंज करके आने वाले कल में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हैं। इसके अलावा मॉडलिंग के थ्रू भी पेरेंट्स अगर अपनी चाबियों का ख्याल रखने, उनको पता है कि उनकी कीज़ कहाँ पर, उनको पता है कि उनके शूज़ कहाँ पर, उनको पता है कि उनका फ़ोन कहाँ पर पड़ा होता है, उनको पता है कि उनकी जो कबर्ड है वो अरेंज्ड है, सो बच्चा डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन से बहुत सीखता है। हम तकरीबन हर प्रोग्राम में एक बात करते हैं कि बच्चा जो है वो लर्निंग के थ्रू इस एज में सबसे जो काम पेरेंट्स कर रहे होंगे या एल्डर्स कर रहे होंगे बच्चा उसी को कॉपी करेगा और उसी को प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा। दैट्स व्हाई वी से कि इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंट में जो है पेरेंट्स, सिबलिंग्स और उनकी एक्टिविटीज़ आ जाते हैं, तो बच्चा जो भी चीज़ देखेगा उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए जो है अगर देखा जाए गर्ल्स जो हैं अगर वो मदर या उनको ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं क्योंकि उन्हीं के साथ रहती हैं तो वो वाले स्पेसिफिक ट्रेड सीखती हैं कि नर्चरिंग वाले, खाना पीना बनाना। और जो बॉयज़ होते हैं वो अक्सर मेल फिगर्स के साथ होते हैं तो थोड़ी उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। और इसका वाइस वर्सा भी देखा गया कि जिस घर में भाई ज़्यादा होता है और एक बहन होती है तो उसके भी थोड़े से ट्रेड्स जो हैं वो बॉयश किस्म के होते हैं। अगर एक भाई है और बहुत सारी बहनें तो उसके अंदर थोड़े फेमिनाइन किस्म के ट्रेड्स होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू आता है। ये तो एक अलग एग्जाम्पल थी, लेकिन जहाँ स्किल्स की बात है कि अगर वो एक बच्चा देखता है कि उसके फादर बहुत एग्रेसिव हैं, एब्यूसिव हैं, तो वही चीज़ वो अपने माइंड में इनग्रेन कर लेगा और आगे जाके उसको रेप्लिकेट करेगा। और अगर एक बच्चा देखता है कि मेरे फादर बड़े स्टडियस हैं और बड़े अटेंशन टू डिटेल हैं तो वो हर चीज़ जो है ना बड़े प्रिंसिपल तरीके से करेगा। और वो अगर देखेगा कि मेरी अम्मी जो हैं बड़ी रिलैक्स हैं वो हैं तो वो भी बड़ा रिलैक्स और जो है ना लेड बैक एटीट्यूड हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी मदर को देखेगा कि वो अपना जो भी ड्यूटी मिलती है, कपड़े सीना या जो भी करना, वो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो उससे उनके इंटरेस्ट डेवलप होते हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी डेवलप होती है तो उससे आगे वो इम्प्रूव करने का उनके पास चांस होता है। सो मॉडलिंग से मुराद ये है कि आप यानी ये स्किल आप खुद अगर अपनी इन्हांस कर लेते हैं, आपको मेस पसंद नहीं है, आप ऑर्गेनाइज रखते हैं अपने रूम को, अपनी बिलोंगिंग्स को अरेंज रखते हैं, उसका ट्रैक आपके पास है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीख जाते हैं और वो भी ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात कि ये वो स्किल है जिसमें बच्चा हेल्प चाहता है। बहुत सारी एग्जीक्यूटिव स्किल हैं जिसमें वो हेल्प चाहता नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की स्किल में बच्चा समहाउ आपसे हेल्प चाहता है और इसमें पेरेंट्स उनको हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा असिस्टेंस प्रोवाइड करके, सपोर्ट करके, रिमाइंडर्स देकर। लेकिन उनका काम देखिए बहुत सारे पेरेंट्स को जब हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं ना तो वो एक सवाल उनका होता है कि कब तक हम करें। अच्छा अगर वो अपनी अलमारी को ठीक नहीं रख रहा, अगर वो अपने जूते को ये किधर है और एक किधर है, अपनी पेस्ट के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो हम कैसे उसको ये समझाएं कि ये, और कब तक समझाएं। तो हम उनको भी ये कहते हैं और हम आपको भी ये कहेंगे कि जब तक बच्चा सीख नहीं जाता है, अपनी स्किल्स को बेशक मनूवर करते रहें, बेशक उनसे बात करें, बिकॉज टीन्स से बात करने का भी बहुत फ़ायदा होता है। उनको रैशनल देने से भी हम उनसे ये समझा सकते हैं और उनसे बात करके, उनको सपोर्ट करके, ना कि उनके बिहाफ पर, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स थक कर फिर खुद करने लग जाते हैं कि मैंने अब घर तो नहीं गंदा रखना ना, अब ये मैं इसके ऊपर रहूँ तो फिर तो मेरे घर का निज़ाम ही खुद ही समझ जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आप पेशेंस भी डेवलप करें अपने अंदर और आप उनको
सपोर्ट करें, ना कि उनके बिहाफ पर काम करें। सो मॉडलिंग, सपोर्टिव एटीट्यूड एंड स्टैंड्स के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन की स्किल को जो है वो इनकलकेट कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा एज अ वीकनेस रखता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से टिप्स एंड टेक्निक्स एक्सप्लेन की कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। सॉरी आपको आपकी बात काट रही हूँ, सिर्फ एक बात कि अगर आपका बच्चा एज अ स्ट्रेंथ ही एग्जिस्ट, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बच्चों में एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही होती, तो वहाँ पर पेरेंट्स को इनकरेज और अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक्नॉलेज करें कि हाँ आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, सो हम खुश हैं इससे। सो वर्बलाइज करें, रीइंफोर्स करें, ताकि उनके अंदर ये और ज़्यादा बिल्कुल। और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की हद तक नहीं, कोई भी उसके अंदर अच्छी क्वालिटी है, कोई भी उसकी अचीवमेंट है, उसको हमेशा रीइंफोर्स करें, इनकरेज करें, ताकि वो चीज़ आगे भी करने के लिए जो है वो उसकी इंटेंशंस हों। और नेगेटिव चीज़ को हमेशा डिस्करेज करें, ये नहीं कि उसको मारना धाड़ना, लेकिन एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके से। ठीक है, आज का प्रोग्राम हमारा था ऑर्गेनाइजेशन पे, विच इज़ एन एग्जेक्टिव स्किल, और मिस शुमाइला ने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। हम कुछ बातें करते हैं जिसमें कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं साइकोलॉजी की, तो मैं अपने ऑडियंस से चाहूँगा कि अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती हो, कोई उनका सवाल हो, कोई कंप्लेन हो, तो वो विलिंग वेज की वेबसाइट के ऊपर जाके या फेसबुक पेज के ऊपर अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, जिसका हम आपको जवाब देंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। और अगर कोई और इश्यूज़ हैं वेदर दे आर रिलेटेड टू एडिक्शन या मेंटल प्रॉब्लम्स, वो भी आप जो हैं हमें भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिस पे हमारी मीडिया टीम 24 आवर्स काम करती रहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। होस्ट अब्दुल वासे और मिस शुमाइला बतूल को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।